में छोटा करके लिखना है। देखो ऊपर ही लिखा था ना, सार लेखन मतलब एक तिहाई शब्दों में हमें लिखना है, उसका छोटा रूप करके लिखना है। समझ? नहीं मैम, लिख लिया। बता सकते हैं आप लोग ने क्या लिखा है? जन्मभूमि के सब प्यारे नहीं लगते, कहा तो यहाँ तक कहा गया है कि मनुष्य जहाँ जन्म लेता है वहाँ की धूल में खेलकर बड़ा होता है। मनुष्य चाहे कितने भी अच्छे स्थान पर रहता हो, लेकिन उसका मन अपनी जन्मभूमि और आने को उत्सुक रहता है। ठीक है, वेरी गुड। और पेपर में इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग एक तिहाई शब्दों में लिखे। अगर ये पूछा है एक तिहाई शब्दों में लिखना है तो समझ जाना है कि आपको इसको कैसे लिखना है, छोटा करके लिखना है, बड़ा करके लिखना है, छोटा कर। है ना, संक्षिप्त मैम छोटा करके। में इसमें लिखना है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना वो पड़ेगा। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से। पढ़ना पड़ेगा। फिर जो हमको लगता है कि महत्वपूर्ण चीजें इसमें है ना, जिसमें अच्छी जानकारी दी गई है इसके बारे में, फिर हम उसको लिखेंगे। सुखी सुखी राजकुमार। 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 हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं? सुखी राजकुमार के बारे में थोड़ा बहुत पता है आप लोगों को? इसमें आज मैंने पढ़ा था। क्या था उसमें? सुखी राजकुमार की मूर्ति के बारे में बताया गया है। मैम सुखी राजकुमार एक राजकुमार के बारे में लिखा गया है जो जिसकी मूर्ति बनी होती है, उसे बहुत बड़ा स्तंभ के रूप में खड़ा कर दिया जाता है, जिसमें बहुत कीमती चीजें जड़े होते हैं। उसी के कारण उसकी सुंदरता की सभी लोग तारीफ करते हैं। जब वो सब कुछ जनता के लिए दे देते हैं, अपने गरीब जनता को, तो उसे तोड़ दिया जाता है, उस मूर्ति को। उसी के बारे में बताया था मैम। ऑस्कर वाइल्ड। वेरी गुड। ऑस्कर वाइल्ड ने ये लिखा है और ये एक सुखी राजकुमार के बारे में है। और उसमें क्या क्या है तो हम एक वीडियो के माध्यम से इसको समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हिंदी विषय में सुखी राजकुमार पाठ का अभ्यास करने वाले हैं। इस पाठ में ऑस्कर वाइल्ड है, तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से समझते हैं। नगर में उत्तर की ओर एक ऊंचे से स्तंभ पर सुखी राजकुमार की प्रतिमा स्थापित थी। मूर्ति पर हल्का स्वर्ण पत्र मड़ा था। आंखों के स्थान पर दो चमकदार नीलम थे और तलवार की मूठ में एक बड़ा सा लाल जड़ा था। लोग उस प्रतिमा के सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा करते थे। दिन भर उड़ने के बाद एक गोरैया रात को नगर के समीप पहुंची। गोरैया विश्राम करने का सोचती है और वह उस मूर्ति के पास उतर जाती है। उसने चारों ओर देखा और कहती है, यह स्थान तो बहुत अच्छा है, आज यहीं रुक जाती हूँ। वह पंखों में मुंह छुपाकर सोने ही जा रही थी कि एक पानी की बड़ी सी बूंद उस पर गिर पड़ी। उसने कहा, आकाश में एक भी बादल नहीं है, तारे चमक रहे हैं, फिर भी पानी बरस रहा है। इतने में दूसरी बूंद गिरी। गोरैया सोचती है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, कोई दूसरा आश्रय स्थान जाने का सोचती है। उसने अपने पंख खोले और तीसरी बूंद गिर पड़ी तो उसने ऊपर देखा। राजकुमार की आंखें डबडबा रही थी। गोरैया ने पूछा, तुम कौन हो? मूर्ति ने उत्तर दिया, मैं सुखी राजकुमार हूँ। गोरैया ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? मूर्ति ने उत्तर दिया, जब मैं जीवित था तो मैं आनंद महल में रहता था, जहाँ दुख को प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। दिन में अपने उद्यान में विलास करता था और रात को नृत्य में लगा रहता था। मेरे चारों ओर इतना सौंदर्य था कि मैंने कभी बाहर देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। जब मैं मर गया तो मुझे इतने ऊंचे स्तंभ में स्थापित कर दिया है कि मैं संसार की सारी कुरूपता और दुख दर्द को देख सकता हूँ। मेरे ही नगर में इतना दुख है कि मेरा हृदय जस्ते का है मगर फिर भी फटा जा रहा है। राजकुमार कहता है कि एक गंदी सी गली में टूटा फूटा मकान है। उसकी एक खिड़की खुली है। एक स्त्री को मेज पर बैठे हुए देख पा रहा हूँ। उसका चेहरा छोटा और थका हुआ है। उसके हाथ में सुई के घावों से छत विछत है। एक कोने में उसका बच्चा बीमार पड़ा है। राजकुमार कहता है, गोरैया, क्या तुम मेरी तलवार में लगा हुआ लाल दे आओगी? क्योंकि मेरे पैर तो इस स्तंभ में जड़े हुए हैं और मैं चल भी नहीं सकता। गोरैया कहती है, दक्षिण देश में लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
यहाँ बहुत सर्दी पड़ने लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम्हारा काम कर दूंगी। गोरैया ने राजकुमार की तलवार से लाल निकाला और उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ चली। गोरैया उस टूटे फूटे मकान के समीप पहुंची। उसने देखा बच्चा बुखार के कारण तड़प रहा था। वह अंदर पहुंची और उसने स्त्री के पास मेज पर लाल रख दिया। माँ थक कर सो गई थी। वह बच्चे के सिरहाने उड़कर पंखों से हवा करने लगी। बच्चे ने कहा, अच्छा लग रहा है, शायद मैं ठीक हो रहा हूँ। सुबह हुआ तो राजकुमार से विदा मांगने लगी कि मुझे अभी मिस्र देश जाना है। राजकुमार कहता है, नहीं, अभी नहीं। क्या तुम आज रात और नहीं रुक सकती? शहर में दूर एक सीली हुई कोठरी में मुझे एक तरुण कलाकार दिख रहा है। वह अपनी कागजों से लदी मेज पर झुका है और उसके बगल में सूखे हुए फूल लग रहे हैं। वह रंगमंच के लिए नया नाटक लिख रहा है, मगर ठंड के कारण उसकी उंगलियां नहीं चल रही है और भूख से उसके सपने टूट रहे हैं। गोरैया कहती है कि मिस्र देश में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कल सब साथी दूसरे प्रपात तक उड़ जाएंगे। राजकुमार गोरैया से कहता है, आज रात के लिए क्या तुम रुक सकती हो? गोरैया रुक जाती है और दूसरा लाल दे आने को कहती है। राजकुमार कहता है, मेरे पास दूसरा लाल नहीं है। मेरे पास तो मेरी आँख है जो नीलम से बनी है, जो हजारों वर्ष पहले भारत से लाए गए थे। एक निकालकर उसे दे आओ। गोरैया कहती है, मैं तुम्हारे आँख का नीलम नहीं निकाल सकती। राजकुमार बोला, तुम्हें मेरी बात मानना चाहिए। उसने राजकुमार की आँख का एक नीलम निकाला और कोठरी की ओर उड़ चली। कलाकार सिर झुकाए बैठा था। गोरैया नीलम को फूलों पर रख देती है। कलाकार फूलों पर रखा हुआ नीलम देखता है तो कहता है, लोग मेरा मोल आंक रहे हैं, शायद किसी बड़े भारी प्रशंसक ने ये भेजा है। अब मैं अपना नाटक समाप्त कर दूंगा। चांद उगा तो गोरैया राजकुमार के पास बोली, मैं तुमसे विदा मांगने आई हूँ। राजकुमार कहता है, गोरैया, प्यारी गोरैया, क्या तुम आज रात को और नहीं ठहरोगी? देखो अब जाड़ा पड़ने लगा है। गोरैया कहती है कि राजकुमार, मैं जा रही हूँ, तुम्हें भूल नहीं सकती। बसंत में जब लौटूंगी तो तुम्हारे लिए एक लाल और नीलम लेती आऊंगी। राजकुमार ने कहा, नीचे गली में एक लड़की खड़ी है। उसका सौदा नाली में गिर गया और वह रो रही है। यदि वह खाली हाथ घर जाएगी तो उसका पिता उसे मारेगा। उसके पैरों में जूते नहीं है। मेरी दूसरी आंख का नीलम निकालकर उसे वो तो वह मार से बच जाएगी। गोरैया कहती है, कहो तो आज रुक जाऊंगी, पर तुम्हारी आंख का नीलम नहीं निकाल सकती, क्योंकि तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। राजकुमार के आग्रह करने पर गोरैया मान जाती है और लड़की को दूसरी आंख का नीलम निकाल कर दे आती है। लड़की खुश हो जाती है और घर की ओर भाग जाती है। गोरैया वापस आई। अब तुम बिल्कुल अंधे हो गए हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगले दिन वह राजकुमार के कंधों पर बैठकर कहानियां सुनाने लगी। लाल बुगलों की कहानी, राजा की कहानी, सांप की कहानी। राजकुमार कहता है, प्यारी गोरैया, तुमने मुझे इतनी आश्चर्य वस्तुएं बताई, लेकिन उनसे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है मनुष्य का दुख दर्द। दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं। राजकुमार ने कहा, नगर में देखो और बताओ क्या क्या हो रहा है। गोरैया शहर में उड़ने लगी और राजकुमार अपनी मूर्ति में से सोने पत्र देता रहा, जिससे सभी लोग सुखी हो गए। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। बेचारी नन्ही गोरैया ठंड से अकड़ने लगी, लेकिन वह उसे इतना प्यार करती थी कि वह उसे छोड़ नहीं सकती थी। अंत में उसे लगा कि उसके दिन करीब है। अब उसके पैरों में केवल इतनी शक्ति थी कि वह राजकुमार के कंधों तक एक बार उड़ सकती थी। गोरैया कहती, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। राजकुमार खुश होकर कहता, आखिर तुम मिस्र देश जाने के लिए तैयार हो? गोरैया कहती, नहीं, मैं मृत्यु के देश जाने की तैयारी कर रही हूँ। और वह राजकुमार के पैरों में गिर पड़ी। मूर्ति में से सब कुछ उखड़ चुका था। इसी समय मूर्ति के अंदर से कुछ आवाज हुई। मूर्ति के अंदर का जस्ती का दिल चटक गया था। दूसरे दिन मेयर अपने सदस्यों के साथ टहल रहा था। जब वहां से गुजरे तो कहने लगे, कितनी भद्दी लग रही है यह प्रतिमा। घोषणा की गई कि वहां से मूर्ति हटा दी जाए और कोई चिड़िया भी वहां मरने न पाए। मूर्ति को हटाकर कारखानों में गलाने के लिए भेज दिया गया। लेकिन अचरज है, टूटा हुआ जस्ते का दिल भट्टी में पिघल नहीं रहा। उसने कूड़ेदान में फेंक दिया। वहीं गोरैया की लाश पड़ी थी। ईश्वर ने अपने देवदूत से कहा कि नगर से 2 मूल्यवान वस्तुएं ले आओ। देवदूत
जस्ते का दिल और गौरैया की लाश ले आए। ईश्वर ने कहा, गौरैया मेरे स्वर्ग की डालों पर सदा चहकती रहो और मेरे उपवन में राजकुमार सदा विहार करेगा। आशा है आपको यह कहानी समझ आई होगी। एक कभी मिनट उसने देखा एक ही नहीं। एक मिनट रानी रावत आप बताइए पहले और फिर संजय सर आप बताइएगा ना, क्योंकि एक साथ दोनों बोल समझ नहीं आ रहा। हाँ, पहले आप बताइए फिर आप बताइए। मैं वो जब जीवित था तो सुखी रहता था, अपने महल से निकलता नहीं था, सब सुविधा थी उसके साथ। वेरी गुड। और हाँ बबीता जी आप बताइए आप। मैम राजकुमार महल में रहता था, वो कभी बाहर नहीं गया, उसने कभी देखा ही नहीं मेरे गांव में या जहाँ भी वो रहता था अपने नगर में कि लोग कैसे रहते हैं, दुखी भी है या सुख है, कभी देखा ही नहीं उन्होंने, इसलिए उन्हें पता नहीं था। अपने महल में सभी सुख सुविधाएं थी, कभी बाहर नहीं निकले वो। वेरी गुड। और फिर उसके बाद में क्या हुआ जब उनकी मृत्यु हो गई थी, फिर तब उन्हें क्या लगा ऐसा, तो वो अपनी मतलब जो भी अपनी चीजें थी मूल्यवान वो दूसरों को देने लगे। क्योंकि मैम उसकी मतलब उसकी मृत्यु के बाद एक बड़ी मूर्ति बना दी थी, मतलब तो जब उसने सब पूरा देखा कि हमारे नगर में कितने दुखी है, मेरे को इतना भी नहीं पता था, मतलब सब दुखी भी है, कैसे रहते हैं, गरीब है। जब उसको पता चला, जब उसने अपने सारा कीमती जो भी था वो बांटने लगा। ठीक है, वेरी गुड। अभी ब्लर हो रहा है, पढ़ेगा इस प्रश्न को, क्या लिखा हुआ है। नगर के लोग राजकुमार की प्रतिमा की तारीफ करते थे क्योंकि हाँ देखते हैं। पहला ऑप्शन है जो भी इसका सही आंसर बताएगा वो हैंड रेस करेंगे, है ना। जब वह जीवित था तो लोगों की सहायता करता था। दूसरा है उसकी प्रतिमा में बहुमूल्य वस्तुएं लगी थी। तीसरा, मूर्ति बनने पर राजकुमार का आत्मविस्तार हो गया था। या चौथा, प्रतिमा में विश्व भर के कलाकारों की प्रतिमा लगी थी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। मैम दूसरा दूसरा वाला मैम। तीसरे नंबर का। मैम 4 नंबर वाला भी। पता किया कि यही वाला इसका आंसर सही होगा। थोड़ा सा वीडियो देखा था मैंने तो। मैम हमने थोड़ा वीडियो समझा था ना मैम, तभी कुछ हमको लगा था मैम, ध्यान आया था। ठीक है, तो दूसरा वाला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखा होगा ना मतलब जो नगर के लोग थे वो राजकुमार की प्रतिमा की तारीफ क्यों करते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी बहुमूल्य वस्तु लगी थी। लेकिन स्थिति हो जाती है असमंजस, इसलिए क्या हमें लगता है ये वाला आंसर सही होगा, लेकिन ये वाला सही होगा ना, तो लेकिन हमें अगर प्रश्न अच्छे से समझ आ गया ना कि इसमें क्या पूछा है, तो हम उसका आंसर सही लिख सकते हैं या बता सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने 2 वाला बताया था, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया था आप लोगों ने। ठीक है, तो अभी दूसरा प्रश्न हम समझते हैं। कौन पढ़ेगा इस प्रश्न को। मनुष्यों को नहीं, एक मूर्ति को दूसरे को दुख दिखते हैं, इसमें क्या है। उसका आंसर कौन सा वाला है। मैम पहला पहले वाला। पहला क्यों लग मैम रहा है। हमें तो तीसरा भी लग रहा है और चौथा भी लग रहा है। इसका सही आंसर कौन सा है, तो जिन्होंने पहला बताया वो बिल्कुल सही बताया, तो विडम्बना है। तो अगला हम प्रश्न समझते हैं। पढ़िए कोई तीसरा प्रश्न। सुखी राजकुमार का हृदय भट्टी में न गलने का अभिप्राय है। दान देते मैम हुए दूसरा राजकुमार तीसरा मैम चौथा है। देखते हैं कि कौन सा वाला सही है। तो इसमें जो चौथा वाला आंसर है वो चौथा ही सही था है, क्योंकि मैम, हमने ही बोला था हाँ, चौथा। देखो कूड़ेदान में अगर फेंकेंगे तो वो कोई उसका वो अर्थ नहीं बताएगा था। संवेदनाओं को स्वार्थ सिद्ध का साधन न बनने देना। गौरैया गौरैया सुखी राजकुमार की सारे क्या सीखती है। वेरी गुड। पहला है तरस खाना, दूसरा निस्वार्थ प्रेम, तीसरा है दया करना, चौथा है आत्म विश्लेषण। क्या सीखा था गौरैया ने निस्वार्थ राजकुमार से। दूसरा निस्वार्थ प्रेम। कुमार कहानी के राजकुमार को मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित होने पर जिस बात का एहसास होता है, किस बात का एहसास होता है ना, ये लिखना है। लिखिए, आपके पास में 3 मिनट का समय है। लिखा उतना भी बता सकते हैं, जो भी आपने इसको अनुसार लिखा है प्रश्न के अनुसार बता सकते हैं। सुखी राजकुमार को मूर्ति के रूप में अपने राज्य के लोगों के दुखों का एहसास हुआ। ठीक है, वेरी गुड। और बात का एहसास होता है ना, ऐसे तो वो सुखी राजकुमार था ना, उसे तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है। लेकिन जब वो मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित होता है तो उसको दुख का एहसास होता है, लोगों के दुख के बारे में उसको समझ आता है ना। तो बिल्कुल सही लिखा है आपने। ये भी आपको 3 मिनट का समय है। प्रश्न दूसरा है
सूखी राजकुमार कहानी में गोरैया के व्यक्तिगत परिवर्तन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इसके बारे में आपको लिखना है सूखी राजकुमार में। तो इसके लिए भी आपको 3 मिनट का समय है। एक प्रश्न लिखना है बस आपको। और कहानी में गोरैया के व्यक्तिगत परिवर्तन में हमें निस्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। वेरी गुड। राजकुमार के त्याग बलिदान को देखकर गोरैया व्यक्तिगत में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वह उसके पास ही रुक जाती है, क्योंकि वह उसे दोनों आंखों के बिना अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। गोरैया के माध्यम से लेखक इस बात को हमारे सामने रखता है कि सज्जनों के साथ से व्यक्ति के सोचने समझने के नजरिए में अंतर आ जाता है ठीक है, आता वेरी है। गुड।